प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सभ्यता और संस्कृति के विकास उत्थान के लिए उसका आर्थिक जीवन, अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन की बात करते हैं तो वो उन्नत, समृद्ध थी, जिसमें कृषि, पशुपालन, घरेलू उद्योग धंधों, व्यापार, वाणिज्य, आजीविका के प्रमुख साधन थे। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। प्राचीन काल में हड़प्पा से सभ्यता से संबंधित जो स्थल हैं वो आज की भांति मरुस्थल या रेगिस्तान नहीं थे, बल्कि वो उपजाऊ क्षेत्र थे, समृद्ध थे। वहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती थी, अतः इस क्षेत्र में अच्छी खेती होती थी। वास्तव में कृषि वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय थे। कुछ विद्वानों जैसे डी.डी. कोशाम्बी के अनुसार अभी हलों का प्रयोग शुरू नहीं हुआ था। जमीन को पत्थर की कुल्हाड़ियों अथवा हल के हेगे से जोता जाता था। इसके विपरीत कुछ विद्वानों का मानना है कि लोग कुल्हाड़ी के हलों को, लकड़ी के हलों का प्रयोग करना सीख गए थे। उसी की सहायता से भूमि खोदकर खेती करते थे। खेती करने उपकरण भी बहुत परिष्कृत रहे होंगे। खुदाई में गेहूं और जौ के दाने मिलते हैं, जिससे जानकारी मिलती है कि हड़प्पा के लोग मुख्यतः गेहूं और जौ की फसल का उत्पादन यानी कृषि करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, जो उन लोथल है, रंगपुर है में मिट्टी के ब्रह्मांड में धान की भूसी भी मिलती है। इसे माना जा सकता है कि इन इलाकों में धान की खेती भी करते होंगे। विद्वानों का मानना है कि हड़प्पावासी मटर, तिल आदि की खेती भी करते थे। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग फसलों के अंतर्गत सिंचाई की बात करते हैं कि फसलों में सिंचाई किस आधार पर करें। सिंचाई की पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश जो नगर थे वो नदियों के किनारे थे, तो वहाँ पर पर्याप्त वर्षा होती थी और नदियाँ थी जो 12 मासी यानी प्रति साल भर बहती रहती थी। तो खेती के लिए जो उपजाऊ जमीन थी उनमें पानी की कोई कमी नहीं थी। अनाज को पीसने के लिए चक्कियों और कूटने के लिए ओखलियों का प्रयोग किया जाता था। बात करते हैं पशुपालन की। कृषि के साथ साथ हड़प्पावासी पशुपालन का व्यवसाय भी करते थे। उनके क्षेत्र में जल और हरे घास के चारागाहों की तो कमी थी नहीं, इसलिए पशुपालन व्यवसाय कम और कष्टदायक और लाभप्रद भी था। मुद्राओं पर उत्कीर्ण चित्रों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वे लोग बैल, गाय, भैंस, सूअर, कुत्ते आदि पालते थे। आज की भांति गाय का धार्मिक महत्व तो नहीं था, परंतु दूध के लिए गायों को पाला जाता था। शायद इसी दृष्टि से भैंस तथा भेड़ों को भी पाला जाता था। कुछ मुद्राओं पर हाथी का भी चित्र अंकित मिलता है। विद्वानों का मानना हड़प्पावासी हाथी को भी पालते थे। घोड़े के बारे में विद्वानों में कोई एक मत नहीं है, क्योंकि घोड़े के अवशेष प्राप्त नहीं होते। हालांकि कुछ जगह पर जबड़ा, हाथी, ये घोड़े के कुछ अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहना संभव नहीं है कि हड़प्पावासी घोड़े को भी पालते थे। इसके अलावा खुदाई में सूअर के अस्थिपंजर और खिलौने भी मिलते हैं, जिससे पता चला सूअर को भी पालते थे। कुछ चित्रों के आधार पर यह कह सकते हैं कि लोग बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि से परिचित थे और शायद इनमें से कुछ का मांस भी खाया जाता था। ऊंट की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अब बात करते हैं घरेलू उद्योग धंधों की। जैसे विद्यार्थियों, आपको ध्यान है, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, व्यापार प्रधान सभ्यता थी, इसलिए उनके जीवन में उद्योग धंधों का भी विशेष महत्व था। हड़प्पा सभ्यता के काल में घरेलू उद्योग धंधे विकसित हो चुके थे। वहाँ के लोग सूत, ऊन, मिट्टी, धातु, पत्थर आदि को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। सिंधु क्षेत्र के चन्नूतड़ों की खुदाई में दयाराम साहनी को एक चांदी के घड़े पर सूती वस्त्र और अन्य स्थानों पर सूत के धागे मिले हैं। बहुत सी मूर्तियों पर भी वस्त्र बने हुए दिखाए गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा के लोग सूत और ऊन को काटना और उनसे कपड़ा बुनना यानी बनाना जानते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में लगभग प्रत्येक घर से सूत काटने वाली तकलियां प्राप्त हुई है
और कई मकानों से चरखे भी प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कढ़ाई बुनाई एक लोकप्रिय उद्योग था। मैके महोदय को भी अनेक वस्तुओं पर सूत के धागे लिपटे हुए मिले हैं। नीलकंठ शास्त्री ने लिखा है कि सिंधु वासियों के द्वारा निर्मित मलमल का प्रयोग मिस्र में मम्मी पर लपेटने के लिए किया जाता था। तो आप देखिए कि सिंधु वासियों द्वारा बनाए गए वस्त्रों का प्रयोग जो मिस्र की प्रसिद्ध मम्मी जिनको लंबे समय तक सुरक्षित रखने में भी प्रयोग किया जाता था, इसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है। हड़प्पा लोग कपड़ों पर तरह तरह की डिजाइनें बनाते थे और रंगते भी थे। इससे स्पष्ट होता है कि इस युग में रंगरेजों का व्यवसाय भी काफी विकसित हो चुका था। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, खुदाई में प्राप्त मिट्टी की मूर्तियां, मुद्राएं, खिलौने, बर्तनों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। यद्यपि खुदाई में कुम्हार की चाक का कोई चिन्ह नहीं मिलता है, लेकिन बर्तनों की बनावट आकार से प्रकट होता है कि वे चाक पर ही बनाए जाते थे। आधुनिक प्रणाली की भांति घूमते हुए चाक पर से गीली मिट्टी की वस्तुएं धागे की सहायता से काटकर अलग की जाती थी। कुछ मिट्टी के पात्रों को देखते हुए बात स्पष्टता प्रकट होती है कि बहुत से बर्तन हाथ से भी बनाए जाते थे। मिट्टी के बर्तनों को आग में पकाया जाता था। मोहनजोदड़ो में एक ही स्थान पर 6 भट्टे मिलते हैं। इन भट्टों में मिट्टी के कच्चे बर्तनों को पकाया जाता था। बर्तनों पर चित्रकारी भी की जाती थी। इन बातों से स्पष्ट है कि उस समय में कुंभकारी का व्यवसाय भी काफी उन्नत रहा होगा। कुम्हार लोग मिट्टी की मोहरें भी बनाते थे। खुदाई में सैकड़ों की संख्या में ऐसी मोहरें मिली हैं। इन मोहरों पर विभिन्न पशु पक्षी व पेड़ पौधों के उभरे हुए चित्र बने हैं। मिट्टी के अलावा हड़प्पा के शिल्पकार पत्थर की मूर्तियां बनाने भी निपुण थे। मूर्तियों के अलावा पाषाण के स्तंभ भी मिले हैं। घिया पत्थर की मुद्राएं मिली हैं। पाषाण स्तंभों की पच्चीकारी से पता चलता है कि पत्थर को तराशने में भी हड़प्पा कलाकारों ने खूब प्रगति कर ली थी और यह अच्छे और प्रमुख व्यवसायों में से एक था। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता धातु युग में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन पत्थर का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ था। दूर दराज के देहाती में लोग अभी पत्थर के उपकरणों आभूषणों का प्रयोग करते थे। अब भी पत्थर के उपकरण तथा आभूषण बनाने का व्यवसाय विकसित अवस्था में था। हड़प्पा के जो शिल्पी थे अनेक प्रकार की धातुएं मंगाते थे। औजार, बर्तन, हथियार, आभूषण, मूर्तियां, खिलौने आदि बनाने में काफी निपुण थे। इस युग में गलाई, डलाई, गढ़ाई की प्रविधियों का प्रचलन हो चुका था। धातु की चीजों के विश्लेषण से अल्प मात्राओं में निकल सखिया के मिलाई जाने का भी पता चलता है। धातुओं से लघु मूर्तियां बनाने के लिए तथाकथित भ्रष्ट मोम विधि, मोम सांचा विधि का उपयोग किया जाता था। उनकी धातु निर्मित मूर्तियों में मोहनजोदड़ो में मिली एक नर्तकी की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो में तांबे का गला हुआ एक ढेर भी मिला है, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि धातु की वस्तुओं को सांचे में डालकर बनाया जाता था। कभी कभी धातु को गर्म करके उसे पीट कर चादरें भी बनाई जाती थी और बाद में उन चादरों को काटकर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती थी। हड़प्पा के जो कारीगर थे वो पच्चीकारी और रत्न जड़ने के काम में भी काफी दक्षता रखते थे। धातुओं के अलावा वो लोग शंख, सीप, हाथी दांत आदि के काम में भी निपुण थे। हड़प्पा से शंख का बना हुआ एक बैल मिला है, जिसके सिर पर छेद करके सींग को अलग से जोड़ा गया है। मोहनजोदड़ो में हाथी दांत की बनी हुई एक सुंदर छड़ मिली है। एक श्रृंगारदान भी मिला है, जिस पर हाथी दांत का अच्छा काम किया गया है। खुदाई में अनेक प्रकार के औजार, हथियार मिले हैं। इनमें तांबे के औजारों की संख्या अधिक है। पीतल के बने हुए कुछ चाकू भी प्राप्त होते हैं। इसके आगे हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के संदर्भ में। तो शांतिप्रिय होने के बावजूद भी हथियार बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। धातुओं से बनी हुई इन वस्तुओं को देखने से इस सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आज के लोहार की भांति इस युग में भी कोई वर्ग विशेष रहा होगा। खुदाई में मिली गाड़ी के पहिए, तख्ते से पता लगता है कि बढ़ई का व्यवसाय भी उन्नत रहा होगा। खुदाई में प्राप्त सिलाई
कि सुइयों के आधार पर विद्वानों का अनुमान कपड़े सीने का व्यवसाय भी काफी उन्नत अवस्था में रहा होगा। घोंगा और हाथी दांत जैसे कठोर पदार्थों को काटने और पीसने के लिए तेज आरियों, चाकुओं, छेनियों की सहायता ली जाती थी। विभिन्न धातुओं, कठोर पदार्थों में छेद करने का काम बर्मा से किया जाता था। बर्मा का एक ही खंड मिला है, परंतु छेनियों की संख्या काफी अधिक है। ये प्राय तांबे की ही बनती थी। इस युग के जौहरी अथवा स्वर्णकार सोने और चांदी का काम भी करते थे। मूल्यवान आभूषणों को संभ्रांत नागरिकों में स्पष्टतः बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी। हड़प्पा क्षेत्र में पच्चीकारी का काम भी किया जाता था। पहले किसी औजार से वस्तुओं पर खुदाई की जाती थी, फिर उस खुदानों में हाथी दांत, घोंगा, कोड़ी अथवा विविध रंगों के धातु खंड भरे जाते थे। मूर्तियों की आंखों में बहुधा पच्चीकारी का काम दिखाई देता है। वहाँ के कारीगर घोंगे की अनेक प्रकार के नाप की बड़े बड़े मोतियों के आकार की गुड़ियाएँ भी बनाते थे। वे इन पर पच्चीकारी करते थे और उन पर रंग भी चढ़ाते थे। ये गुड़ियाएँ विदेश में भेजी जाती थी, इसलिए इन्हें बड़े पैमाने पर बनाया जाता था। चन्नूदड़ों में मिली गुड़ियाँ बनाने का कारखाना प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्नूदड़ आदि नगरों में भवनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस युग में भवन निर्माण तथा उससे संबंधित व्यवसायों ने भी काफ़ी प्रगति कर ली थी, क्योंकि आप देखते हैं कि नगर निर्माण, भवनों का निर्माण भी एक निश्चित और योजना बनाकर किया जाता था। जैसे आजकल बड़े बड़े आर्किटेक्ट नगरों की, भवनों की योजनाएं और नक्शे बनाते हैं, वैसे ईंट बनाने का उद्योग काफ़ी उन्नत था। चूनगरों का धंधा भी उन्नत था। चूना तैयार करने वाले भी थे, जो सामान लाने ले जाने का व्यवसाय भी उन्नत था। कुल मिलाकर सिंधु घाटी सभ्यता में घरेलू उद्योग धंधे काफ़ी उन्नत और विकसित अवस्था में थे। अब बात करते हैं हम व्यापार वाणिज्य की। हड़प्पा सभ्यता के नगर आंतरिक तथा विदेश, आंतरिक व्यापार और वैदेशिक व्यापार, जो अपने ही देश में किया जाता था, आंतरिक व्यापार जो बाह्य देशों, सभ्यताओं, संस्कृतियों के साथ जो व्यापार किया जाता था वो बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के नगर आंतरिक और बाह्य व्यापार दोनों के केंद्र थे। हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों में अनेक वस्तुएं ऐसी हैं जो इन प्रदेशों की उपज करती नहीं थी, जिनको विदेशों से प्राप्त किया जाता था। सोना मैसूर से मंगाया जाता था, चांदी मद्रास से मंगाई जाती थी, तांबा राजस्थान, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से मंगाया जाता था, लाल गोमद राजस्थान, कश्मीर और काठियावाड़ से मंगाई जाती थी, हरा अमेजन नीलगिरी से मंगाया जाता था, वैदूर्य बदख्शां से मंगाया जाता था, लाल और नीला स्फटिक दक्षिण पठार से मंगाया जाता था, सीपी, शंख, कौड़ी इत्यादि काठियावाड़ के समुद्र तट से आता था। शायद मोती, मूंगा आदि रत्न भी इसी क्षेत्र से आते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार था वो भी काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इससे स्पष्ट है कि हड़प्पा वासियों का व्यापार वाणिज्य काफ़ी उन्नत था और व्यापारियों का एक वर्ग विशेष का विकास हो चुका था। आवागमन के साधन भी उन्नत थे। संभवतः इस युग में जल और थल मार्ग से व्यापारी बड़े बड़े साहूकार दूर दूर के प्रदेशों तक आया जाया करते थे। मुद्राओं पर अंकित जहाज के चित्रों से अनुमान लगाया जाता कि हड़प्पावासी जो जल मार्ग था, जो समुद्री व्यापार था, उनमें नौकाओं और जहाज़ों का प्रयोग करते थे। स्थल मार्ग में बैलगाड़ी, बैल, गधों आदि से माल ढोने के लिए प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता का विदेशी व्यापार, अंतर्देशीय व्यापार भी काफ़ी उन्नत था, परंतु उनका विदेशी व्यापार भी कम उन्नत नहीं था। हड़प्पा वासियों का पश्चिम एशिया के बहुत से क्षेत्रों से घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रहा था। इसके बहुत से प्रमाण मिलते हैं। विदेश व्यापार समुद्र तथा स्थल मार्ग दोनों ही तरह से किया जाता था। पुरातात्विक खोजों और मध्य पूर्वी स्रोतों से लिखित अभिलेखों से व्यापार विकसित और दिशा पर प्रकाश पड़ता है। मुद्राओं, मनकों, शंखों, अन्य लाक्षणिक जो हड़प्पा वस्तुएं मेसोपोटामिया के नगरों से प्राप्त होती हैं। सुमेर के बीच घनिष्ठ व्यापार के संबंध का पता चलता है। सुमेरियन सभ्यता के उत्खनन के दौरान कपड़े का टुकड़ा मिलता है जिस पर एक हड़प्पाई मुद्रा की छाप मिली है। इनसे हड़प्पा और सुमेर सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंधों का पता चलता है।
रूसी प्रोफेसर कोवोत्स्की का मानना है कि सुमेर के साथ व्यापार बहरीन के जरिए समुद्र मार्ग से स्थापित किए गए प्रतीत होते हैं। हड़प्पाई चीज़ों से मिलती जुलती वस्तुएं पाई गई हैं। लोथल में की गई खोजों भी विदेश व्यापार के व्यापक पैमाने को प्रकट करती हैं। वहाँ उत्खनन में बड़े जहाज, घाट, गोदी, पत्थर के लंगरों को पाया गया है। लोथल में गोल मुद्रा भी मिलती है जो बहरीन तथा मेसोपोटामिया नगरों में मिली मुद्राओं से मिलती जुलती है। ये मुद्राएं दोनों के मध्य व्यापारिक संबंध को सूचित करती हैं। ईरान के साथ भी अनेक वस्तुएं मिलती हैं जहां इनके आपस में व्यापारिक संबंधों का पता चलता है। ईरान के साथ जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार होता था। अब बात करते हैं तोल और माप। खुदाई से प्राप्त तोल और माप के विविध साधन भी व्यापार वाणिज्य की उन्नत अवस्था को प्रकट करते हैं। तोल के बहुत से बट्टे मिलते हैं जो चौकोर पत्थर के आकार के हैं। यदि सबसे छोटे बांट को एक इकाई मान लिया जाए तो 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64 इकाइयों के बाट उपलब्ध हुए हैं जो हमारे पुराने बांटों एक आना, आधा पाव, पाव, आधा शेर, शेर आदि से मिलते जुलते हैं। इस तरह से बांट सिंधु सभ्यता के लगभग सभी छोटे बड़े केंद्रों से उपलब्ध हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इस युग में वस्तुओं को तोलने के लिए एक समान पद्धति के बांटों का प्रयोग किया जाता था। वस्तुओं को तोलने के लिए तराजू का प्रयोग किया जाता था। तराजू के अवशेष इसकी पुष्टि करते हैं। माप के साधन भी प्रचलित थे। मोहनजोदड़ो से एक सीपी के बने हुए फुटे का टुकड़ा मिलता है। इस पर एक समान 9 विभाग अंकित हैं, जिसके आधार पर एक विभाग आधुनिक 0.264 इंच के बराबर है। ऐसा अनुमान है कि छोटे छोटे सीपी के टुकड़ों को धातु से जोड़कर फुटा बनाया जाता था। हड़प्पा से कांस्य सलाखा भी मिली है जिस पर नापने के लिए छोटे छोटे विभाग अंकित हैं। विद्वानों का अनुमान है कि हड़प्पा सभ्यता में प्रयोग में लाया जाने वाला फुटा 13.2 इंच लंबा होता था। हड़प्पा सभ्यता के बड़े नगरों में सड़कों, गलियों के दोनों ओर दुकानों के अवशेष मिले हैं। अनुमान है कि इन दुकानों पर नियमित रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय होता था, परंतु क्रय विक्रय मुद्रा अथवा वस्तु विनिमय किस पद्धति से होता था इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। कुछ ऐसे विशाल भवनों के अवशेष भी मिलते हैं जिनके बारे में विद्वानों की राय है कि बड़े बड़े व्यापारी गोदाम रहे होंगे अथवा वहाँ पर थोक भाव से वस्तुओं का आदान प्रदान हुआ करता होगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो नगरीय सभ्यता थी, वो व्यापार प्रधान सभ्यता थी। तो जैसा कि आप जानते हैं नगरीय सभ्यता के लिए कृषि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार, और व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है उद्योग धंधे, जो उनके विकसित सभ्यता और व्यापारिक सभ्यता होने का एक पुख्ता प्रमाण है। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था, जिसके विभिन्न क्रियाकलाप थे, जिसके भाग थे कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, उद्योग धंधे, विदेश व्यापार, आंतरिक व्यापार,